एक चाय की टपरी है जहाँ एक चायदानी रखी है और उसमें एक इंसान दूध डाल रहा है। ठेले पर कई सारे रस और मठरी वगैरह रखे हुए हैं। अरे दूध खत्म होने वाला है। तभी सरपंच का बेटा रिंकू अपने दोस्त के साथ वहां आ जाता है। हाँ भाई प्रदीप, लगा दे 2 चाय। अभी लगाई। और हाँ सुन, अदरक मत डालियो बिल्कुल भी, बता रहा हूँ। प्रदीप चाय बनाने में मसरूफ हो जाता है। ठीक है साहब। तभी बिमला बाहर आ जाती है। अरे दूध तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार दूध ले आता हूँ जल्दी से। आज दूधिया दूध देकर नहीं गया क्या? अरे वो कम देकर गया है, बोला उनकी भैंस नाटी हुई है तो कम आ रहा है दूध। हाँ तो पैसे काटेंगे उसके, ज्यादा शाना नहीं है कि वो अपने हिसाब से चलेगा। हाँ और क्या, वो तो काटेंगे ही, आधे दूध के थोड़ी पैसे देते हैं हम। ठीक है, आप जाकर ले आओ, मैं बना देती हूँ। प्रदीप बिमला को अदरक की बात बताना भूल जाता है और सीधा दूध लेने चला जाता है। और बिमला अदरक डालकर रिंकू और उसके दोस्त की चाय तैयार कर देती है और उन्हें लाकर देती है। अरे यार, कल तुझे ना बेहतरीन पराठे खिला के लाऊंगा उस ढाबे से। हाँ यार, चल पड़ेंगे, पहले चाय तो पी ले। ए भाई, रिंकू क्या हुआ? अबे रिंकू क्या हो गया? अरे मेरा गला। और बिमला भी रिंकू का लाल चेहरा देखकर वहां दौड़ी आती है। क्या हुआ? अरे पता नहीं क्या हो गया इसको। सांस नहीं आ रही, बिल्कुल सांस नहीं आ रही। तभी प्रदीप भी वहां आ जाता है। अरे क्या हो गया? अरे भाई कुछ हो गया इसे। अरे जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा भाई। हे भगवान, ये क्या हुआ? प्रदीप और रिंकू का दोस्त तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। अरे क्या हो गया मेरे बेटे को? रिंकू का दोस्त उठकर उनके पास आता है। अरे पता नहीं ताऊ, चाय पी रहे थे तो एकदम पता नहीं क्या हो गया इसको। अरे कहाँ पी रहे थे चाय? और चाय वाला कौन था? ये सुनते ही प्रदीप बोल पड़ता है। हमारे यहाँ चाय पी थी मालिक, पर क्या डाला था तूने? क्या डाला था तूने जो इसकी ये हालत हो गई? मैंने तो कुछ भी नहीं डाला था। मैं क्यों कुछ डालूंगा साहब? अगर मुझे पता लगा ना कि ये सब तेरी वजह से हुआ है। अरे नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अंदर से डॉक्टर आ जाता है। तेजपाल तुरंत प्रदीप को छोड़कर डॉक्टर के पास चला जाता है। देखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल ठीक समय पर ले आए, यही सबसे बड़ी बात है। पर डॉक्टर साहब, ये सब हुआ कैसे? पता नहीं, शायद उन्होंने गलती से वो चीज खा ली थी जिससे उन्हें एलर्जी है। डॉक्टर साहब, अभी मिल सकते हैं क्या उससे हम? हाँ, अब मिल सकते हैं आप लोग। तेजपाल तुरंत अपने बेटे के पास चला जाता है। अरे रिंकू बेटा क्या हो गया था तुझे बेटा? अरे वो अदरक से मुझे एलर्जी है,
तो उसकी वजह से हो गया। अरे तो तूने तूने क्या खाया था ऐसा? अरे बापू मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। अरे ये उस गधे चाय वाले की वजह से हुआ है ये सब। हाँ मैंने उसे मना किया था कि अदरक मत डालियो, लेकिन फिर भी उसने डाल दी। मुझे पता ही था कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। अब देख मैं उसकी क्या हालत करता हूँ, देख। तेजपाल तुरंत बाहर निकलता है और देखता है कि प्रदीप वहाँ नहीं है। अरे अरे कहाँ गया वो? ताऊ जी वो तो चला गया कह के कि अब तो सब ठीक हो ही गया है। अरे इसकी दुकान बता मुझे, कहाँ है इसकी दुकान बता। प्रदीप और उसकी पत्नी बिमला ठेले पर खड़े चाय बना रहे होते हैं कि तभी सामने से तेजपाल अपने कुछ लोगों के साथ वहां आता है। बात बाद में करेंगे रे, सबसे पहले तो इसका ठेला तबाह करो। चलो बे। प्रदीप उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं मालिक, अरे नहीं साहब, अरे मत करो भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई। वो एक आदमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन वो आदमी जोर से प्रदीप को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बिमला दौड़ती हुई प्रदीप के पास आती है। प्रदीप जी आप ठीक तो हो ना? ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रदीप तेजपाल की ओर देखता है। अरे मुखिया जी आप ये सब क्यों कर रहे हैं मुखिया जी? चाय वाले हैं? तेरी वजह से मेरे बेटे की बुरी हालत हो गई। अरे पर मैंने किया क्या है मालिक, मैंने किया क्या है? उसने तुझे मना किया था चाय में अदरक मत डाल, चाय में अदरक मत डाल, है? लेकिन फिर भी तूने डाल दिया, फिर भी तूने डाला है ना? हे भगवान, उस वक्त तो बिमला चाय बना रही थी और जब मैं दूध लेने गया तो उसे बताना भूल ही गया। सरपंच जी इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें कुछ मत कीजिए। आज के बाद अगर तूने दोबारा कोई दुकान या कुछ और खोलने की जुर्रत की ना। मुखिया जी ऐसा मत कीजिए मुखिया जी, मैं और मेरी बीवी क्या करेंगे मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए। हमारे तो कोई खेत वगैरह भी नहीं है मुखिया जी, हमारा गुजारा कैसे होगा? यहाँ रोना मत रो और चुपचाप इस गांव से चले जा। तेजपाल अपने आदमियों से, गांव के हर नुक्कड़, हर एक राशन वाले को जाकर कह दो कि अगर किसी दुकानदार ने इन्हें सामान दिया तो मतलब सीधे सरपंच तेजपाल से बैर किया, जिसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जाओ। जी मुखिया जी। नहीं सरपंच जी ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे सरपंच जी, ऐसा मत कीजिए। तभी कह रहा हूँ इस गांव से अभी के अभी निकल जाओ। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक। तुम सब क्या कर रहे हो रे? जाकर बोल के आओ। सरपंच के सभी लोग पूरे गांव में ये चेतावनी फैला देते हैं। अरे भाई 1 किलो दूध दे देना। दूधिया एकदम से डरकर पीछे हो जाता है। अरे भाई प्रदीप, हाथ जोड़ता हूँ भाई, मेरी भी दुकान बंद हो जाएगी भाई, तू चला जा यहाँ से, मैं तुझे दूध नहीं दे पाऊंगा यार।
अरे भाई पर बात तो सुनो जरा। अरे मैं मुसीबत में हूँ। अरे भाई वो तेजपाल मेरे भी पीछे पड़ जाएगा भाई। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ भाई, तू चला जा यहाँ से भाई, तू चला जा यहाँ से। प्रदीप ये बात सुनकर सर झुकाकर बिना कुछ कहे आगे की ओर चल पड़ता है। प्रदीप एक आलू की रेड़ी वाले के पास जाता है। अरे भाई 2 किलो आलू कर देना। अरे प्रदीप भाई क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो हैं? अरे भाई आप जाओ यहाँ से यार। अरे अगर किसी ने बता दिया ना उस तेजपाल को कि आप मेरे डेले पे खड़े हो भाई, तो मेरी भी धज्जियां उड़ा देगा भाई वो। अरे भाई ऐसे तो कुछ ही दिनों में हम भूखे मर जाएंगे भाई। ए भाई अगर आपको दे दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा भाई। भाई माफ कर दो भाई, पर कुछ दे नहीं सकता भाई। आप आगे बढ़ो भाई। प्रदीप के मन की बची खुची आशा भी टूट जाती है और वो वापस अपने घर आ जाता है। क्या हुआ प्रदीप जी? अरे सभी लोग डरे हुए हैं। कोई ये तक नहीं चाहता कि हम उनकी दुकान के आसपास भी खड़े हों। हे भगवान, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा। और अब तो कोई काम भी नहीं कर सकते। बताओ, एक गलती की हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। अरे और हमने कौन सा जानबूझ के किया था बताओ? मुझे तो समझ नहीं आता कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है कि किसी की ऐसी हालत कर दे। अब तो ऊपर बैठे महादेव ही कुछ कर सकते हैं शायद। हे महादेव, अब तो आप ही कोई राह दिखा सकते हैं मेरे प्रभु। कोई राह दिखाओ प्रभु, कोई राह तो दिखाओ। प्रदीप और बिमला अपना सर जमीन पर टिकाकर मन्नत मांगने लगते हैं। हे महादेव, इस समस्या से बचा लो। हम गरीबों के लिए भंडारा रखेंगे। हाँ प्रभु, बस हमें कोई दिशा दिखा दीजिए प्रभु, बस कोई दिशा दिखा दीजिए। प्रदीप और बिमला साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। अब दिन पर दिन जो पैसे थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो राशन भी इसी हफ्ते खत्म हो जाएगा। एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर ले आता हूँ, उन्हें बेचकर शायद कुछ पैसे मिल जाएं। पर खरीदेगा कौन? गांव वाले तो हमारे पास भी नहीं भटकना चाहते। पास के गांव में जाकर देखता हूँ कि कोई खरीद ले, अगर तो काम चल जाएगा हमारा। ठीक है। प्रदीप एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो जंगल पहुंचता है, उसे एक इंसान के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। प्रदीप इधर उधर देखता है। अरे ये किसी की आवाज आ रही है क्या? है? किसी की आवाज आ रही है शायद, जाके देखता हूँ। प्रदीप तुरंत उस आवाज के पीछे जाने लगता है। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगती है। अरे ये तो ऐसा लग रहा है मानो कोई घायल इंसान चिल्ला रहा हो। कहाँ है, किधर है? प्रदीप तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। तभी उसे एक गुफा दिखती है। लगता है आवाज इस गुफा से आ रही है। हाँ, इसी से आ रही है। चल कर देखता हूँ। प्रदीप अपने कदमों की रफ्तार धीमी कर लेता है और धीरे से गुफा के अंदर आ जाता है, जहां उसे दिखता है कि सामने एक इंसान घायल पड़ा है। अरे भैया, अरे कौन हो आप, और क्या हो गया आपको? अरे भाई साहब, मेरी मदद करो। मैं यहाँ कुछ काम से आया था, लेकिन जब जंगल से वापस जा रहा था तो एक जंगली जानवर ने मुझ पर
हमला कर दिया। जैसे तैसे बचकर इस गुफा में छुप गया, पर मेरी मदद करो। अरे अरे, हाँ हाँ करता हूँ। कुछ तो करना पड़ेगा प्रदीप, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। प्रदीप ध्यान से उस इंसान को उठाकर अपने कंधे पर लादे सीधे घर ले आता है। प्रदीप रंजीत को अपने कंधे पर लादे घर के अंदर घुसता है कि देख बिमला डर कर खड़ी हो जाती है। ये कौन है? अरे पता नहीं, एक गुफा में पड़ा मिला था। तू एक काम कर, तू फटाफट से जो है मरहम पट्टी ला, जल्दी कर। अरे इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। अरे ना हमारे पास इतना टाइम है और ना ही इतने पैसे हैं, समझी। प्रदीप उसे बिस्तर पर लिटा देता है और बिमला मरहम पट्टी ले आती है। अरे पहले पानी ले आ, पहले जख्म को साफ करना होगा। बिमला पानी लाती है। और प्रदीप बड़ा जख्म साफ करके उस पर मलहम पट्टी कर देता है। एक काम करते हैं, अब ये थोड़ी ठीक हालत में लग रहे हैं, तो एक काम करते हैं कि इन्हें आराम करने देते हैं। कैसा रहेगा? जी ठीक है। रात हो जाती है, पर रंजीत अभी भी नहीं उठता। पर ये है कौन? अरे एक बार होश में आ जाए तो सब बता देगा। चलो ये तो ठीक है, पर अब जो हमारी बुरी दशा चल रही है उसका क्या करें? आप एक बार जाकर मुखिया से फिर से बात नहीं कर सकते क्या कि हमें काम कर लेने दे? अरे उसने तो हर एक दुकानदार और ठेले वाले को मना कर दिया है कि हमें एक सामान तक न दे। ऐसे तो हम भूखे ही मर जाएंगे। मुझे तो लगता है कि गांव छोड़कर कहीं और ही जाना पड़ेगा विमला। अरे पैसा एक थैला भी नहीं है, जाएंगे कहाँ और कमाएंगे कैसे? प्रदीप के पास कोई जवाब नहीं होता। अगले दिन होते ही रंजीत होश में आने लगता है। अरे अरे भाई साहब, आराम से आराम से। दोनों उसके पास जाते हैं। अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है आपको? हाँ हाँ भाई साहब, ठीक तो हूँ। थोड़ा पानी मिल सकता है क्या पीने को? पानी? हाँ हाँ, बिमला बिमला पानी लाना। बिमला पानी लाकर रंजीत को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कोई नहीं भाई साहब, कोई नहीं। वैसे ये बताइए आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रंजीत पूरिया है। मैं एक जमींदार हूँ और यहीं पास के एक गांव लामपुर से आया हूँ। अच्छा जी, वैसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ अगर बुरा न माने तो? हाँ हाँ पूछिए। कल रात को माफ कीजिएगा, मैंने आपकी कुछ बातें सुन ली थी कि आप लोगों का कामकाज कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाँ, वो बस ऐसे ही। अरे घबराइए मत, खुल के बताइए। प्रदीप सारी बात बता देता है। अच्छा, ओहो,
अब हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं। अच्छा, मेरे पास इसका एक उपाय है। कैसा उपाय? देखिए, मैं आपकी गांव की समस्या तो ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं आपको रहने के लिए एक घर जरूर दिलवा सकता हूँ। क्या 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 सच में? किसका घर? है मेरी जान पहचान में, और उसके घर तो हर महीने किराया भी आता है, तो आपको कमाने की भी चिंता नहीं रहेगी। ये सुनते ही प्रदीप और बिमला के मन में लड्डू फूट जाते हैं। आप चाहें तो वहां रह सकते हैं। बहुत बहुत मेहरबानी होगी भाई साहब आपकी। ठीक है, मैं आपको उस जगह का पता दे देता हूँ, कल सुबह चले जाना। लेकिन हाँ, एक बात, वहां घर की मकान मालकिन भी रहती हैं, तो उनका खास ख्याल रखना होगा आपको। बस आपका ये काम है। हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, उनकी किसी भी बात को टालना नहीं है, वरना वो तुरंत घर से बाहर कर देंगी। और उनसे कभी भी लड़ाई झगड़ा मत करना। नहीं होगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, ठीक है, तो फिर कल सुबह चले जाना और कह देना कि रंजीत के दोस्त हैं, आपका ध्यान रखने के लिए आए हैं। अरे धन्यवाद कैसे करूं आपका भाई साहब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो कर ही सकता हूं। और धन्यवाद करना है तो उन भोलेनाथ का कीजिए, जिन्होंने हमें ऐसी कठिन घड़ी में मिलवाया। रंजीत, प्रदीप और बिमला भगवान का धन्यवाद करने लगते हैं, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं, उन्हें वहां रंजीत नहीं दिखता। अरे रंजीत कहाँ चले गया भाई? दोनों इधर उधर ढूंढते हैं, तभी उनकी नजर बिस्तर पर पड़े एक कागज पर जाती है। उस पर पता लिखा होता है। अरे कहीं का पता लिखा हुआ है, शायद उसी का घर है। वो तो ठीक है, लेकिन वो गए कहाँ? एकदम से अभी यहीं थे, और वो भी इतनी जल्दी चले गए, और वो भी ऐसी हालत में। दोनों कुछ देर विचलित से वहीं खड़े रहते हैं। कोई नहीं जी, चले गए होंगे, पर कम से कम हम तो इस मुश्किल से बाहर निकल गए। हाँ, एक काम करते हैं, अब फटाफट सामान बांध लेते हैं और कल सुबह निकल जाते हैं। हाँ। अगली सुबह प्रदीप और बिमला अपना सारा सामान लेकर तुरंत उस पते पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों की नजर घर पर पड़ती है, उनकी आंखें चमक जाती हैं। प्रदीप जाकर गेट खटखटाता है। थोड़ी देर में अंदर से एक बुजुर्ग सी औरत बाहर आती है, आंखों पर काले धब्बे और बिखरे बाल। क्या है, कौन हो? जी हमें रंजीत जी ने भेजा है आपका ध्यान रखने के लिए। कमला उन्हें ऊपर से नीचे तक देखती है। आ जाओ अंदर। अंदर जाकर वो देखते हैं कि घर बहुत लंबा चौड़ा है। वो आखिरी वाला कमरा मेरा है, वहाँ पैर भी मत रखना कभी गलती से। ये 2 कमरे तुम ले लो, और रसोई वहाँ है। जी ठीक है। जाओ सामान रख लो। दोनों अंदर जाकर सामान रख देते हैं। प्रदीप जी, ये तो एकदम से किस्मत ही खुल गई। हाँ, अरे इतना बड़ा घर, और हमारे घर जितना तो एक कमरा ही है इनका, देखो। तभी बाहर से कमला की आवाज आती है। अरे बाहर आओ। दोनों बाहर आते हैं। जी माँ जी, सामान रख लिया? हाँ माँ जी, रख दिया। अब मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। क्या? मेरा ध्यान रखने आए हो ना, तो ध्यान रखो, और क्या मुफ्त में रहोगे यहाँ? जी ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जी माँ जी। बिमला अंदर चाय बनाने चली जाती है, और प्रदीप सफाई में लग जाता है।
अरे वैसे खड़ूस तो एक नंबर की है ये। थोड़ी देर में बिमला चाय बनाकर ले आती है। ये लो माँ जी। कमला चाय का एक घूंट पीते ही गिलास फेंक कर मार देती है। क्या कबाड़ बनाया है ये, बिल्कुल भी दूध नहीं है, दूसरी बना कर ला। ये देखते ही बिमला की आंखों में गुस्सा भर जाता है। तभी प्रदीप आकर बिमला का हाथ पकड़ लेता है। अरे सुनो, कुछ कहना मत तुम। याद है ना उसने क्या कहा था, कुछ भी बोलोगी तो बुढ़िया हमें घर से निकाल देगी। कोई नहीं, तुम जाकर दूसरी बना लो। बिमला ठिनकती हुई ग्लास उठाती है और वापस रसोई में चली जाती है। बड़ी बदतमीज बुढ़िया है ये। हाँ सही में। मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। कोई नहीं, कम से कम खाने पीने और सर पर छत तो मिल रही है। हाँ ये बात भी ठीक है। बिमला और प्रदीप हर दिन कमला के तानों में बिताने लगे और कुछ महीने यूं ही बीत गए। लेकिन अब कमला की आवाज तक उन दोनों के कानों में चुभने लगती है। बिमला घर की सफाई कर रही होती है, तभी कमला की जोरदार आवाज आती है। ए बिमला, बाथरूम भी साफ कर दे। बिमला की नसों में खून खौलने लगता है। गुस्से में वो जाकर बाथरूम साफ करने लगती है। भगवान, किसी और का बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। कैसे दिन दिखा दिए, और इतना काम करने का एक पैसा तक नहीं मिलता। बिमला थककर बाथरूम साफ करके अपने कमरे में आकर बैठती ही है। तभी अचानक बाथरूम से कमला की जोर से चीखने और गिरने की आवाज आती है। अरे माँ, ओ प्रदीप के बहू, बचाओ! बिमला घबराकर झटके से उठती है और दौड़कर बाथरूम की तरफ जाती है। वहाँ कमला जमीन पर गिरी हुई दर्द से कराह रही है। माँ जी, ये क्या हो गया? आप गिर कैसे गई? पैर फिसल गया बहू, बहुत तेज दर्द हो रहा है, उठा मुझे। अजी सुनते हो, जल्दी आओ, देखो माँ जी गिर गई है। प्रदीप, जल्दी करो। प्रदीप दौड़ता हुआ आता है और कमला को जमीन पर गिरा देख सन्न रह जाता है। माँ जी, तुम पकड़ो, मैं इन्हें उठाकर पलंग पर लिटाता हूँ। प्रदीप और बिमला मिलकर सावधानी से कमला को उठाते हैं और कमरे में ले जाते हैं। कमला दर्द से सिसक रही है। बिमला, तुम माँ जी के पास बैठो, मैं अभी डॉक्टर बाबू को लेकर आता हूँ। घबराने की बात नहीं है। उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से हड्डियां कमजोर हो गई हैं। बस मोच आई है। कुछ दवाइयां लिख दी हैं, पर इन्हें पूरी तरह से आराम और सेवा की जरूरत है। बाहर तेज बारिश और तूफान चल रहा है। कमला बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही है। उन्हें बहुत तेज बुखार है। बिमला और प्रदीप उनके पास बैठे चिंता में डूबे हैं। माँ जी का बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। शरीर आग की तरह तप रहा है। इतनी तेज बारिश में समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर बाबू को कैसे बुलाकर लाऊं। बाहर हर तरफ पानी भरा हुआ है। अब और देर करना ठीक नहीं होगा। आप छाता लेकर अभी निकलिए। मैं यही हूँ, माँ जी की पट्टियाँ कर रही हूँ। जब तक डॉक्टर नहीं आएंगे इनका बुखार नहीं उतरेगा। माँ जी, आप घबराइए मत, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। बिमला, तुम इनका ध्यान रखना। प्रदीप कमरे से बाहर निकलता है। बिमला बहुत ममता के साथ कमला के सर पर ठंडे पानी की पट्टी रखने लगती है। कमला धीरे से अपनी आंखें खोलती है। रहने दे बहू, इस आधी रात को और इस बारिश में उसे कहीं मत भेज, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ जी, आप बिल्कुल चुप रहिए। आपकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही। आखिर आपके सिवा हमारा इस दुनिया में है ही कौन? सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही है। डॉक्टर बाबू कमला की जांच कर रहे हैं। प्रदीप और विमला पास ही खड़े हैं।
कमला धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मैं तो कल रात ही सोच रहा था कि इन्हें अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा। हालात बहुत गंभीर थे, लेकिन बाहर पानी इतना भर गया था कि जाना मुमकिन ही नहीं था। जी जी डॉक्टर साहब, हम भी बहुत डर गए थे। सच कहूं तो मैंने तो इनकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन बिमला और प्रदीप, आप दोनों की दिन रात की सेवा की वजह से ही ये इस बार बच पाई हैं। आप दोनों ने हार नहीं मानी, वरना कुछ भी हो सकता था। अब ये खतरे से बाहर हैं। बिमला और प्रदीप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में संतोष के आंसू आ जाते हैं। कमला भी मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखती है। डॉक्टर बाबू अपना बैग समेटकर बाहर चले जाते हैं। बिमला, कल पूरी रात सोए नहीं हैं। आपकी आंखें लाल हो रही हैं। आप थोड़ी देर आराम कर लेते तो। नहीं, अब आराम की जरूरत मांझी को है। तुम बस मांझी के पास बैठो, मैं अभी बाजार से कुछ ताजे फल लेकर आती हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा है उनकी ताकत के लिए ये बहुत जरूरी है। बिमला थैला लेकर बाजार जाने लगती है। तभी उसके सामने कल्लो आ जाती है। अरे बहन जी सुनिए तो। बिमला उसकी तरफ देखती है। जी माफ कीजिएगा बहन जी, आपको कई बार देख लिया यहाँ आसपास। आप नए हो क्या? हाँ, मतलब 4-5 महीने हो गए हैं। अच्छा, रह कहाँ रही हो वैसे? मैं तो बहन जी यहीं पास में रह रही हूँ, वो कमला माँ जी है ना, उनके घर। हे भगवान, वो सठियाई हुई बुढ़िया के साथ। बिमला सर झुकाकर मुस्कुराने लगती है। कैसे रह लेती हो तुम वहाँ? उनके घर तो जो भी आया वो वापस चला गया। किसी से बर्दाश्त नहीं होती है बुढ़िया। मजबूरी है बहन जी, क्या ही करें। इतना लंबा तो कोई इंसान ना रुका इनके पास आज तक। वो तो शुक्र है इसका किराया लाखों में आता है, वरना अब तक तो मर चुकी होती है। क्या लाखों में? हाँ, और नहीं तो क्या। अरे इसका बेटा जमींदार था, कई जमीनें हैं इनके पास, लेकिन कुछ सालों पहले ही वो गुजर गया, तो इसका ध्यान रखने वाला कोई है ही नहीं। अच्छा, पर आपकी हिम्मत माननी पड़ेगी बहन जी, इतने वक्त आप उस खड़ूस बुढ़िया को झेल गई। चलो जी, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। जी जी। बिमला वापस घर की तरफ आने लगती है, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही होती है। लाखों में पैसा आता है। क्या हुआ है उसे डॉक्टर साहब? देखिए, हालत ज्यादा खराब है, तो इनको लंबे समय तक आईसीयू में रखना होगा। आप जाकर 2 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर दीजिए, तभी हम इन्हें आईसीयू में रखने की तैयारी शुरू कर पाएंगे। प्रदीप ये सुनते ही सुन्न पड़ जाता है। 2 लाख मैं कहाँ से लाऊंगा? प्रदीप बेहाल होकर इधर उधर चलने लगता है। तभी उसे पास में एक मंदिर दिखता है। प्रदीप दौड़ता हुआ मंदिर के अंदर चला जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। महादेव, महादेव, क्षमा करो महादेव, क्षमा करो। मेरे पाप मुझ पर ही भारी पड़ गए। मेरी बिमला को बचा लो महादेव। कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए, कहाँ से लाऊं? कृपा करो महादेव। तभी सामने से एक हाथ आता है, हाथ में नोटों की गड्डी होती है। प्रदीप नजर उठाकर देखता है, कमला खड़ी होती है। अरे माँ जी आप? अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, जाके पैसे दे आजा। प्रदीप तुरंत पैसे लेकर काउंटर पर जमा कर देता है। बिमला धीरे धीरे आंखें खोलती है। बगल में प्रदीप और कमला खड़े होते हैं। माँ जी आप?
अरे तेरे इलाज के पैसे माँ जी नहीं दिए। ये सुनते ही बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी माफ कर दो। किसी को खोने का दर्द क्या होता है मुझे भली भांति पता है। पति और बेटा दोनों खोए हैं मैंने। प्रदीप और बिमला चुप होकर उसे देखते रहते हैं। मेरा रंजीत तो श्रवण था, मेरा इतना ख्याल रखता था कि पूछो मत। रंजीत? एक मिनट, क्या नाम बताया आपने माँ जी? रंजीत पुरिया। प्रदीप और बिमला दंग रह जाते हैं। रंजीत पुरिया? वो मर चुका है? हाँ, पास के किसी गांव में काम से गया था। एक जंगल से गुजर रहा था, वहाँ किसी जंगली जानवर ने उस पे हमला कर दिया। जिंदा तो बच निकला, पर चोटें इतनी थीं कि ज्यादा दूर न जा पाया। वो तड़पता रहा, पर कोई नहीं आया उसकी मदद के लिए। बचाओ, बचाओ। आखिरी सांस में माँ। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सब कहते हैं मैं खड़ूस बुढ़िया हूँ, पर मैंने इतना खोया है ना बेटा कि अब मैं किसी से लगाव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सिर्फ नफरत करना आ गया है। तुम ही देख लो। माँ जी, आपकी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती थी माँ जी। हमारे बुरे वक्त में हमें लगा कि दुनिया कितनी क्रूर है। कोई नहीं माँ जी, पर आपको कैसे पता चला कि जब मैं ना घर से बाहर निकली तब मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है, उसके लिए भी माफ करना। बात कर सकती थी, लेकिन आजकल ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहा। पर नहीं माँ जी, ये हमारे कर्मों की ही सजा थी माँ जी। आपके बेटे ने हमें अपने घर में आसरा दिया। मेरे बेटे ने? मतलब? प्रदीप उसे सारी बात बता देता है। ये सुनते ही कमला की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ जी वो गया भले ही हो, पर उसने आपकी चिंता करना कभी नहीं छोड़ा माँ जी, कभी नहीं छोड़ा। और तभी प्रदीप उसे गले लगा लेता है। कोई नहीं माँ जी, कोई नहीं। एक बेटा नहीं है तो क्या हुआ, ये बेटा तो है ना माँ जी, ये बेटा तो है। मैं करूंगा आपकी सेवा, मैं करूंगा।